एपीआई एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे आप अभी तक जो भी काम कर रहे हो रिएक्ट के अंदर वो सब स्टैटिक काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका जो पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सब कुछ आपका रिएक्ट के अंदर ही है। तो अब कभी मान लो आपको कोई रिक्वायरमेंट आई कि रिएक्ट में एक लॉगिन फॉर्म बनाना है और यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको क्या करना है। यदि वैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड यदि आप डालते हो तो आपका लॉगिन सक्सेसफुली होना चाहिए, अदरवाइज़ फेल होना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सामने वाला कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया आपने रिएक्ट में, सबमिट करो तो पूरा का पूरा डेटा आपके टेबल में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। या आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जितना भी डेटा ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट अभी इनरोल हुए हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन मुझे शो करानी है। तो मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए कि डेटाबेस के अंदर या सर्वर के अंदर कोई भी यदि डायनेमिक कंटेंट है और उसको आपको उठा करके रिएक्ट के अंदर लाना है, या रिएक्ट के अंदर के फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर के डेटा को सर्वर पे जा कर के भेजना है, सर्वर मतलब डेटाबेस सर्वर पे जाके स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपीआई यूज़ करते हैं। तो एपीआई इज़ यूज टू एक्सचेंज द डेटा या इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। एक एप्लीकेशंस के कंटेंट को यदि आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में या दूसरे एप्लीकेशन के कंटेंट को यदि आपको पहले एप्लीकेशन में यदि यूज़ करवाना है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हर जितने भी कंपनियां हैं उनके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी रहता है और वेब एप्लीकेशन भी रहता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन से बुकिंग करो बस को या वेब एप्लीकेशन में जाके बुक करो, दोनों एक ही सीट में, क्या यदि आपने एक ही सीट करा तो सर्वर एक ही रहता है, मतलब दोनों एक ही सर्वर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एपीआई। तो एपीआई अभी आपको नहीं बनाना है, अभी आपको एपीआई क्या करना है, कंज्यूम करना है। बने बनाए एपीआई अपन यूज, एपीआई दो तरीके के होते हैं, एक रेडीमेड एपीआई जो किसी और ने बनाया है आपको यूज़ करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट होता है तो उसमें क्या है, वो रेडीमेड एपीआई देते हैं आपको, उनको आप यूज़ कर लो। जैसे मान लो एसएमएस भेजना है, अब आप चाहते हो कि कोई रजिस्ट्रेशन करे एक एसएमएस चला जाए उसको, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एसएमएस गेटवे वाले से क्या लेना पड़ेगा, आपको एक एपीआई लेना पड़ेगा, वो आपको एक एपीआई देगा, उस एपीआई को आपको अपने एप्लीकेशन में जा करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जब मार्न स्टैक यदि कर रहे हो तो आपको जो नोड जेएस है आपका वो किसके लिए है, एपीआई बनाने के लिए ही है। मोंगोडीबी जो आप डेटाबेस यूज़ करोगे वो आपके डेटा को स्टोर करने के लिए है। एक्सप्रेस जेएस जो आप यूज़ करोगे वो आपको एक रूट प्रोवाइड करेगा एपीआई का, क्या प्रोवाइड करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा, रूटिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे अभी आप रूट्स किस में बना रहे हो, रिएक्ट में बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, फ्रंट एंड के लिए बना रहे हो। वैसे एपीआई के लिए जो रूट्स होगा, मतलब एपीआई का जो यूआरएल है होगा वो कौन बनाएगा, एक्सप्रेस बनाएगा। इसलिए एक्सप्रेस, नोड और मोंगो ये तीनों किसके लिए होते हैं, बैक एंड के लिए होते हैं। और रिएक्ट किसके लिए होता है, फ्रंट एंड। ऐसे जो 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 डॉट नेट फुल स्टैक पढ़ता है तो डॉट नेट के अंदर एपीआई होता है, तो डॉट नेट फुल स्टैक वाला किस में एपीआई बनाएगा, डॉट नेट के अंदर बनाएगा। वो कौन सा डेटाबेस यूज़ करेगा, सीक्वल सर्वर डेटाबेस यूज़ करेगा। जावा फुल स्टैक वाला क्या करता है, मतलब जितने भी बैकएंड इंजीनियर हैं आजकल उनका काम सिर्फ एक ही काम है अभी, जो मॉडर्न प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि वो सिर्फ एपीआई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एपीआई। उनका काम है एपीआई क्रिएटर, एक तरह से देखा जाए तो वो एपीआई डेवलपर हैं। अब वो बैकएंड डेवलपर नहीं है, क्या है, एपीआई। इसलिए फुल स्टैक की डिमांड हो गई, क्योंकि एपीआई डेवलपर्स मतलब अब उनको यूआई तो आप उनको वहाँ पर बनाना ही नहीं है, यूआई कहाँ बनाना है, रिएक्ट में बनाना है या एंगुलर में बनाना है, ये कंपलसरी हो चुका है, ठीक है। तो लिख लो, व्हाट डज एपीआई मीन्स, इट मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। It is used to communicate the data from one applications to another। मतलब इनका मेन काम होता है डेटा को कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन मतलब समझते हो ना, इधर से डेटा को उधर से भेजना।
ठीक है, ये अलग अलग HTTP मेथड यूज़ करता है, URL यूज़ करता है और पैरामीटर्स यूज़ करता है डेटा को भेजने के लिए या डेटा को रिसीव करने के लिए। आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो API है वो रेस्टफुल API है। कौन सा API है? रेस्टफुल। सर वो ये रिडक्स से बोलते हैं, रिडक्स। रिडक्स API नहीं होता है। रिडक्स एक लाइब्रेरी होती है जिसको आप रिएक्ट JS के अंदर डिजाइन पैटर्न को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो अपन आएगा नहीं सर? वो भी आएगा, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा इतना आसानी से। हाँ, वो सर, सबसे बताइएगा सर, बताइए। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए सबसे आखिरी में बताता हूँ कि थोड़ा उससे क्या है। अभी बता दो तो ये 60 हो जाएगी पिक्चर। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा मतलब उसके लिए पुराना ज्ञान आपको आवश्यक है। मतलब पहले इसमें अच्छे से मन जाओगे तब वो चीज़ आपको हाँ सर, आसान सही लगेगी। बात है सर। ठीक है, तो रेस्टफुल API हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये लाइट वेट होता है। दूसरा ये है कि ये बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है, लेस कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें। और तीसरा ये है कि ये फास्टर भी होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल 99% केस में हम क्या यूज़ करते हैं? रेस्टफुल। ठीक है, इसको रेस्ट API, रेस्टफुल API we prefer it return, it send and receive data into JSON फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जिसमें मतलब जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट बोलते थे ना, वो इसमें क्या बोलते हैं अपन उसको? JSON। ऑब्जेक्ट पता है कैसे बनाते हैं? की वैल्यू पेयर। तो इसमें की वैल्यू पेयर को ऑब्जेक्ट ना बोल के क्या बोलते हैं? JSON बोलते हैं। इसीलिए नाम से क्लियर है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब जावा स्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट था ना, उसको ही एक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना। तो जेसन आपको की वैल्यू पेयर में डेटा को भेजता है। ऐसा ये होगा। और यदि मल्टीपल डेटा भेजना है जेसन में, तो यहाँ पे एक एरे लेंगे, ये जेसन का सिंटेक्स होता है। तो दोनों सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू में लिखा भी लेते हैं कि बताओ चलो लिखो मल्टीपल रोज के लिए जेसन का क्या सिंटेक्स है। तो ये सिंटेक्स सिंगल रो के लिए यदि आपका आएगा तो ऐसा ऐसा सिंगल रो मतलब ऐसे कॉमा लगा के और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, डॉट 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 मतलब इसके आगे ऐसे की वैल्यू पेयर में। तो ये सिंगल रो वाला है और ये मल्टीपल रो वाला है।
हो गया, ये समझ में आ गया। तो मतलब एपीआई जो है वो क्रिएट करने का काम हमेशा किसका रहता है? बैकएंड वाले का। आपका काम क्या है? सिर्फ उसको टेस्टिंग करना। टेस्ट भी करना पड़ेगा आपको कि जो एपीआई सामने वाले ने दिया, पता चला एपीआई मिस्टेक है और आपने उसको कोड में लगा दिया और डेटा नहीं आ रहा है और आप परेशान हो कि मेरे रिएक्ट के कोड में दिक्कत है, जबकि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? एपीआई में हो सकती है। तो पहले आपको एपीआई को टेस्ट करना रहता है। क्या करना रहता है? टेस्ट। what backend developers provide under API documentation। मतलब आपको एक API का पूरा एक डॉक्यूमेंट्स भी मिलेगा है, या API डॉक्यूमेंट्स के अंदर बैकएंड डेवलपर आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो देखो, बैकएंड इंजीनियर्स या बैकएंड डेवलपर सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा API का एंड पॉइंट या URL। दूसरा HTTP मेथड। अब आपको HTTP मेथड से समझना पड़ेगा कि API क्या है, जैसे पोस्ट, पुट, पैच, ठीक है, इसके बाद गेट, डिलीट। जनरली ये 5 सर मेथड। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। फिर से नहीं दिख रही है? हाँ, तो आपका आप किसी मोबाइल इंटरनेट से अभी यूज़ नहीं कर दिख रहे हो? रही। दिखने लग गई? नहीं सर, लैपटॉप से। वो अब इंटरनेट दिख की रही है, अब दिक्कत दिख रही आती है। API एंड पॉइंट और URL HTTP मेथड में पोस्ट, पुट, पैच, गेट और डिलीट। तीसरा, डेवलपर आपको प्रोवाइड करेगा इनपुट पैरामीटर्स। यदि नहीं करता है तो आप डिमांड कर सकते हो कि इसके इनपुट पैरामीटर्स क्या है। चौथा, आउटपुट टेम्पलेट, कि इसका आउटपुट क्या आएगा, वो भी डेवलपर प्रोवाइड कर सकता है। पाँचवा, ऑथराइजेशन की। यदि किसी भी API में कोई ऑथराइजेशन की नीड है तो वो ऑथराइजेशन की कैसे जनरेट होगी, वो भी, मतलब टोकन या ऑथराइजेशन की भी आपको डेवलपर प्रोवाइड कर सकता है। अब HTTP मेथड में पोस्ट का मतलब होता है जितने भी इंसर्ट वाले, ऑल इंसर्ट और क्रिएट रिलेटेड API। पोस्ट मतलब इंसर्ट कराना है या क्रिएट कराना है तो आपको पोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। पुट, अपडेट, इट इज़ यूज टू अपडेट द रिकॉर्ड विथ ऑल फील्ड्स, मतलब पूरे पूरे कॉलम को अपडेट करना है। पैच, इट इज़ यूज टू पार्शियली मॉडिफाई द रिकॉर्ड फॉर पर्टिकुलर फील्ड। जैसे आपको 2 या 3 फील्ड को ही अपडेट करना है, पूरे फील्ड को नहीं करना है। आपको स्टूडेंट नाम का एक टेबल दे दिया गया, उसमें रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस है, आपको सिर्फ नेम को ही अपडेट करना है, तो वहाँ पर आप पैच यूज़ करोगे तो ज़्यादा फास्ट काम करेगा। इसके बाद आता है आपका गेट। गेट का मेनली यूज़ किसके लिए होता है? फेच करने के लिए, रिट्रीव। ठीक है, और डिलीट। पता है आपको API पता है थोड़ा बहुत? तो देखो, पैरामीटर्स किस किस में देना पर कंपलसरी। जैसे पोस्ट करोगे तो वहाँ पे डेवलपर आपको पैरामीटर्स तो देगा ही ना, तभी तो पोस्ट करोगे आप। पुट करोगे वहाँ भी पैरामीटर्स देना ज़रूरी है। पैच में भी पैरामीटर देना ज़रूरी है। गेट में पैरामीटर नहीं देगा तो चलेगा। गेट क्या करता है? रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। तो गेट में आपका खाली गेट यदि आप यूज़ कर रहे हो, गेट भी 2 टाइप के होते हैं। फाइंड वाले में तो आपको ID भी भेजना पड़ेगा, और डिलीट के लिए भी आपको पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है।
सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको रेड बस का दिया कि रेड बस के अंदर आप चाहे वेबसाइट के थ्रू बुक करो, चाहे ऐप के थ्रू बुक करो, चाहे थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू बुक करो। रेड बस ने आज अपने एपीआई कुछ सेल भी कर रखा है। आप देखा होगा पेटीएम के अंदर भी उसके एपीआई लगे हुए हैं आजकल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जहाँ पर आप बस बुकिंग करते हो तो वो लोग रेड बस की एपीआई क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो एपीआई डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है, टेबल से। किसके टेबल से, डेटाबेस के टेबल से। तो मतलब आपने बुकिंग किया तो सीधे किसके अंदर जा कर के चेंजेस हुआ, टेबल में चेंजेस हुआ। चाहे आप कहीं से भी बुक करो। पेमेंट, अब आपका बैंक एसबीआई में, आप फ़ोन पे से आपने क्या करा, अटैच कर दिया, पेटीएम में अटैच कर दिया उसी बैंक को, उसी बैंक को आपने गूगल पे में अटैच कर दिया। पेमेंट आप कहीं से भी करो, कटेगा तो आपका मेन एसबीआई का जो अकाउंट है उसी से ना। तो ये किसका कमाल है, एपीआई। मतलब सिर्फ एपीआई को इंटीग्रेट करके लोगों ने अरबों की कंपनी बना ली। कुछ भी नहीं करा उन्होंने, सिर्फ दिमाग लगाया। जैसे फ़ोन पे वाला है, अब फ़ोन पे के पास क्या है, सिर्फ बैंकों की एपीआई एक्सेस कर रहा है बस, और आपको पेमेंट करा रहा है। उसमें तो कुछ पॉइंट वो क्या करता है, पेमेंट्स में से लेता है। किससे, आपसे नहीं लेता, बैंक से लेता है, ट्रांजेक्शन फीस थोड़ी बहुत। आजकल तो फिर धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म फीस भी लगाने लग जाते हैं, जब थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं तो। देखा होगा पेटीएम आजकल प्लेटफॉर्म फीस लगाता है। ठीक है, 1-2 रुपये आप भी इग्नोर कर देते हो, 2 रुपये ही तो ले रहे हैं यार, रहने दो। तो वो 2 रुपये एक के लिए नहीं होता ना, वो 2 रुपये मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करोड़ करो, तो उसको रोज़ का कितना फ़ायदा हो गया, या 1 करोड़ करो उसको 2 रुपये को। तो इस तरीके से इतने कम मार्जिन में वो लोग इतने बड़े बड़े कंपनी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और आईटी इंजीनियर सिर्फ कोडिंग करके खुश है। क्योंकि आईटी इंजीनियर भी तो सोच सकता है, उसको तो एपीआई भी बनता है ना, वो भी तो मैनेज कर सकता था। तो इसको बोलते हैं कि हर चीज़ हर आदमी को भगवान नहीं देता। अभी मत बोलना कि आप भी कर सकते थे, क्योंकि मेरा काम ज्ञान देने का है, तो मैं दे रहा हूँ। क्यों? तो ये चीज़ मतलब आपको कोई भी बंदा एपीआई यदि पूछता है कि भाई एपीआई का काम क्या है, तो तुम तो सीधे बता सकते हो कि यदि मुझे किसी भी फ्रंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस के डेटा को डेटाबेस सर्वर पे या किसी टेबल के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट करवाना है, तो मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, एपीआई के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन, डेटा भी तो है, डेटाबेस में क्या रहता है, डेटा रहता है। ठीक है, अब इसका फ़ोटो भी देख लो, थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फ़ोटो, एपीआई, फ़ोटो नहीं, आर्किटेक्चर डायग्राम। देखो जैसे लोगों ने बनाया है, मेरा नहीं है भाई, है ना ये। मैं तो बस क्या है, क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, बस समझाने के लिए क्रेडिट लेना चाहता हूँ। तो जैसे ये क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन मतलब आपका लैपटॉप। अब क्लाइंट मतलब कोई अलग से क्लाइंट मत समझ दो कि जिसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं। क्लाइंट मतलब आपका ब्राउज़र। आप यदि फ़ोन से यूज़ कर रहे हो तो आपका मोबाइल फ़ोन का ब्राउज़र वो क्या है, क्लाइंट है। मोबाइल फ़ोन का ऐप स्क्रीन वो भी क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। आप इंटरनली क्या यूज़ करते हो, एच टी टी पी के थ्रू ही पूरा का पूरा आपका क्या करता है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना ये, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी यूआरएल या टेक्स्ट आप लिखते हो ब्राउज़र के अंदर, उसको ले जाने का काम कौन करेगा, आपका एच। किसके फॉर्म में, इसमें देखो 4 है एच के मेथड, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, इसमें एक पैच भी है। ये यूआरएल के फॉर्म में जाएगा, जैसे ये यूआरएल है सर्वे 1 2 3, फिर किसके पास जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। सर्वर मतलब वही जहाँ पर हमारा डेटाबेस रखा हुआ है। अब डेटाबेस से डायरेक्ट आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो बैकएंड इंजीनियर क्या करता है कि यूज़ करता है जावा, नोड जेएस, पाइथन, ये सब इसीलिए यूज़ करता है वो। तो एपीआई इन्हीं लैंग्वेजेस में बनते हैं, क्योंकि रिएक्ट से डायरेक्ट आप डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्ट एक फ्रंट एंड है। ठीक है, अब ये सर्वर पे गया, सर्वर साइड जाने के बाद क्या करेगा, जो भी पूरा प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट है वो किसके फॉर्म में भेजेगा, जेसन के फॉर्म में भेजेगा। ये है जेसन, और इस जेसन को हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसमें दिखा सकते हैं, क्योंकि जेसन एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसको आप रिएक्ट में आसानी से क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है, तो बना लो ये डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हो कि हाउ रेस्ट एपीआई वर्क।
ठीक है। बाकी अब मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि एपीआई की टेस्टिंग कैसे करते हैं। फिर एपीआई की टेस्टिंग करेंगे, फिर बताऊंगा मैं आपको कि एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये स्टेप है, पहले एपीआई होता क्या है, फिर एपीआई की टेस्टिंग कैसे करते हैं, फिर एपीआई को यूज़ कैसे करते हैं, किसमें, रिएक्ट